यही से हमने पॉलिटिकल शुरू कर रखी ना, भारत का संवैधानिक विकास। अगर बात की जाए भारत का संवैधानिक विकास हम किसको बोलते हैं, सीधा सा क्या अर्थ निकला था इसका, भारत का जो संवैधानिक विकास का इसका अर्थ क्या था, समय के साथ बदलाव, या हम बोल सकते हैं समय के साथ संविधान में जो क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था, उसी को हमने क्या बोला था, भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास को हमने कितने चरणों में देखा था, 2 चरणों में। एक किसके अधीन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और एक ब्रिटिश क्राउन के अधीन, जो क्या बने थे, अधिनियम बने, या बोल सकते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अधिनियम या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अधिनियम। 2 चरणों में क्या होता है, इसका विकास होता है। तो पहला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम बने, वो टोटल कितने अधिनियम बने थे, 7। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 73, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंड एक्ट 84, चार्टर एक्ट 1793, 13, 1833 और 53। ये क्या बने थे, कुल अधिनियम बने। तो इसमें से हमने कितने अधिनियम ले लेते, 3। पहला कौन सा निकला था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कब बना है हमारा, 1773। इस एक्ट का जो हमने मुख्य उद्देश्य देखा, इस एक्ट का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, वो क्या था मुख्य उद्देश्य, कंपनी के कार्यों को क्या करना, नियमित और नियंत्रित करना। और इस एक्ट की विशेषताएं मीन्स बातें इसमें जोड़ी गई। एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम 1774 में कहां पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग को। और वारेन हेस्टिंग की शक्तियों को क्या किया गया था, विस्तार। तो शक्तियां क्या थी, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, है ना। और इसके अतिरिक्त एक बात तो ये थी, 2 बातें थी। एक तो हमने क्या देखा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी शक्तियां बढ़ा दी गई। तो शक्तियां बढ़ाने के लिए क्या किया गया, कहां के गवर्नर, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। और दूसरा था, इस एक्ट के तहत क्या बना था, उच्च न्यायालय बना। और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे वहां पे, सर एलिजा एम्पे, और अन्य लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। अब इसके बाद अगला एक्ट हमने कौन सा लिया था, एक खत्म करने के बाद दूसरा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब बने, 1781। इस एक्ट की विशेषता क्या थी, दूर करने के लिए एक्ट लाया गया था, कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने की शक्ति सौंपी गई। ये बात इसमें थी। तीसरा एक्ट जो निकला था वो क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट कब बने, 1784। क्या थे, एक दोहरे प्रशासन की शुरुआत। दोहरे प्रशासन की शुरुआत का अर्थ क्या होता है, यानी शासन कितने हाथों में होना चाहिए, 2। एक होगा जो व्यापारिक मामलों को देखेगा, एक राजनीतिक मामलों। तो व्यापारिक मामलों को देखने के लिए कौन सा विभाग बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बस यही था, यहीं तक हो रखा है ना। इसके बाद जो हमारा अगला एक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, चार्टर एक्ट 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अगला जो एक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट की छोटी सी विशेषता है, ज्यादा कुछ नहीं, इस एक्ट में लंबा चौड़ा। इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्या देखा हमने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो विभाग, ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा विभाग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
उसके जितने भी कर्मचारी या अधिकारी होंगे उनका जो वेतन दिया जाएगा वो किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में कैसे आ सकता है क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का जो प्रावधान था वो किस अधिनियम द्वारा लाए गए? तो किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1793। और कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी को न लेके किसको ले लेगा? नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों का या अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसका उल्लेख किसमें? तो किसमें था? चार्टर एक्ट 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा विभाग? जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, उसी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक विभाग है, कौन सा? नियंत्रण बोर्ड, जो भारत में किस मामलों को देख रहा है? राजनीतिक मामलों को देख रहा है। तो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का बोल दो या नियंत्रण बोर्ड की, वो एग्जाम में देख लेना ना क्वेश्चन कहां से आ रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी या नियंत्रण बोर्ड के जो क्या होंगे? अधिकारी। दिए जाने का प्रावधान, यानी जो कर्मचारी अधिकारी किसमें कार्यरत होंगे? नियंत्रण बोर्ड में। और नियंत्रण बोर्ड किसका एक बोर्ड है? किसका एक अंग है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके जितने भी कर्मचारी और अधिकारी होंगे उसका वेतन किससे जाएगा? भारतीय राजस्व से जाएगा। किस टाइप से आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगा तो क्या होगा? नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का जो प्रावधान था वो किस अधिनियम में? तो किसमें हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1793। क्या क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे कि हमने केवल क्या देखा कि जो हमारा चार्टर एक्ट 1793 है उसमें क्या पॉइंट आ रखा है कि जो वेतन होगा किसके? कंपनी के कर्मचारियों का बोल दो, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दो, या नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों का जो वेतन होगा वो किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। उसका उल्लेख किस अधिनियम में था या किस एक्ट में था? तो किसमें थे? चार्टर एक्ट 1793। बस ये अगला जो एक्ट होगा हमारा कौन सा होगा? चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट की जो पहली विशेषता होगी कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया, यानी क्या मिल गया इनको? 20 साल की और परमिशन मिल गई कि तुम भारत में व्यापार कर सकते। तो इसमें क्या लिख देंगे हम? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र को, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया सीधे सीधे ना। अगर वो पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो किस अधिनियम के द्वारा? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। हालांकि कुछ किताबों में यह भी है कि जो ये अधिकार पत्र बढ़ा था पहली बार, ये किस अधिनियम द्वारा बढ़ा था? 1793। किसके द्वारा बढ़ा था पहली बार? 1793 के द्वारा। लेकिन जब ये पेपर में आया है तो क्या होता है? 1793 ऑप्शन नहीं होता, वह क्लियरली कौन सा होता है? 1813। इसलिए हम किस में जा रहे हैं? 1813 के साथ। अगर हमसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो ऑप्शन सीधे कौन सा होगा? 1813। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए खर्चा करने का क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया। खर्चा करने का अधिकार।
1 लाख रुपए। सीधा बोल देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार है। और तीसरा जो यहां से पॉइंट निकलेगा वो क्या निकलता है, 2 बातें हुई। तो चार्टर एक्ट की 2 बातें, एक तो हो गया कि इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार पत्र है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा हो गया हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए खर्चा करने का अधिकार दिया गया। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा यहां पे, ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति प्रदान की गई। दी गई, ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दी गई या प्रदान की गई, जबकि 1813 से पहले कोई ईसाई पादरी भारत नहीं आ सकता था। और लास्ट पॉइंट इस एक्ट का जो मुख्य है वो क्या, भारत के साथ भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत के साथ जो क्या होगा, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त। तो जब भारत के साथ कर दिया, लेकिन ध्यान रहे, लेकिन पूर्वी देशों, जिसमें मुख्यतः कौन आ सकता है, हमारा चीन, पूर्वी देशों के साथ किसका व्यापार, शय का जो क्या होगा, व्यापार होगा, वो क्या रहेगा, क्या बोल सकते हैं, चालू रहेगा या कंटिन्यू कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि पूर्वी देशों के साथ इसको व्यापार करने का अधिकार था। बस किसके साथ हो रखा है समाप्त, पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार समाप्त नहीं है, यहां केवल किसके साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए, भारत के साथ। तो चार्टर एक्ट 1813 की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो कितनी थी, 4 होंगी। तो और भी चीजें कई होंगी, लेकिन मेनली कितनी होती है, ये चीजें होती है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट हम बोल देंगे कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। सेकंड हम बोलेंगे ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। थर्ड हम बोल देंगे शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी को 1 लाख रुपए खर्चा करने का अधिकार दिया गया, जो क्या होगा, प्रतिवर्ष होगा। और चौथा हम बोल देंगे कि भारत के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था वो क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और केवल किसके साथ कर सकते हैं, पूर्वी देशों के साथ कर सकते हैं। और पूर्वी देशों में कौन आते हैं, चीन साइड के जो कंट्री होंगे आ जाएंगे, और उनके साथ भी केवल किसका कर सकते हैं। तो अभी व्यापार पूर्णतः समाप्त नहीं कर रखा है, समाप्त तो कर दिया, लेकिन किसके साथ, भारत के साथ, भारत के साथ समाप्त कर दिया। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक शक्तियों को भारत के साथ पूर्णता का प्रतिबंधित किया गया, तो भारत के साथ पूर्णता का प्रतिबंधित हो गए चार्टर एक्ट 1813। 1813 में भारत के साथ जो व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। केवल किसके साथ कर रहे हैं, पूर्वी देशों के साथ। 1813 का चार्टर एक्ट है, उसमें कितने नियम बनाए गए थे, 4। तो वो 4 नियम क्या थे, पहला एक, 2 ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति, 3 और लास्ट भारत के साथ जो अधिकार तो समाप्त हो गए, लेकिन पूर्वी देशों के साथ कर सकते हैं। तो भी हो गया ना, चार्टर एक्ट 1813 भी समाप्त। अब चलेंगे, इसके बाद हमने किया कि हमने क्या देखा था शुरू में कि जब भी चार्टर एक्ट आएंगे किसके, जो किसके अधीन बनाए गए होंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बनाए गए होंगे। वो कितने चार्टर आएंगे, 4।
कितने 4 ट्रैक्ट आएंगे? 4। और सब में कितना डिफरेंस होगा? 20 वर्ष। तो पहला 1793, दूसरा 1813, तीसरा 33। तो सीधे किस में चले जाएंगे हम? 4 ट्रैक्ट 1833। अभी तक हम क्या देख रहे थे? यहां तक जो गवर्नर थे वो कहां के गवर्नर जनरल थे? बंगाल के। यहां पे एक चीज चेंज हो जाएगी कि इस बार अब बंगाल का गवर्नर जनरल किसका रूप ले लेगा? भारत का गवर्नर जनरल। या हम बोल देंगे कि इस बार जो क्या होगा, इस अधिनियम की पहली विशेषता हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के सीधा हमने क्या बोल दिया कि इस एक्ट के द्वारा कहां के गवर्नर जनरल को? बंगाल के गवर्नर जनरल को हमने क्या नाम दे दिया? भारत का गवर्नर जनरल। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि किस एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा? तो किस एक्ट के द्वारा? 4 एक्ट 1833 के द्वारा। और पहला जो गवर्नर जनरल होगा इस एक्ट के तहत बनने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या हो जाएगा? पहला गवर्नर जनरल। हो गया? क्या अगर सीधा आता है ना कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। फिर हमसे पूछ सकते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्हीं के कार्यकाल में 2 घटनाएं मेनली हुई थी, एक तो सती प्रथा का अंत और दूसरा ठगी प्रथा का अंत। तो दोनों इन्हीं के शासनकाल की जब तुम हिस्ट्री में देखते हो, कौन सा पार्ट आता है? आधुनिक हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्टों में से आधुनिक हिस्ट्री जब पढ़ते हो, आधुनिक इतिहास, तो उसमें निकालते हो। जब वहां पर क्या पढ़ते हैं? भारत के गवर्नर जनरल, तो वहां पे उनके कार्यकाल में जितने क्या होते हैं? कार्य होते हैं, उनका उल्लेख किया जाता है, तो वहां देखने को मिलेगा। लिख दिया? सेकेंड, इस एक्ट की विशेषता सीधा हम क्या बोल देंगे? विधि आयोग की 1834 में विधि आयोग की स्थापना। 1834 में विधि आयोग की स्थापना आई। और विधि आयोग में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। 4 सदस्य। और विधि आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड मैकाले। तो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विधि आयोग की स्थापना, सीधा क्या पूछा जा सकता है? विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई या किस एक्ट के द्वारा की? तो किस एक्ट के द्वारा की गई? 1833। ये सीधा आ सकता है कि विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? लॉर्ड मैकाले। अगला तीसरा पॉइंट, ठीक है, बीच में और तो हम क्या बोल देंगे? कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर देंगे। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त। कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्या कर रही थी? अन्य देशों के साथ व्यापार कर रही थी, उनको भी समाप्त कर दिया। अब इसका कार्य, किसका? कंपनी का कार्य केवल भारत में क्या रह गया था? अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इसका कार्य मात्र अब क्या बचा था? भारत पर शासन कर।
अब इसका क्या कार्य क्या हो जाएगा? भारत पर शासन करना। हमसे क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा हमने वैसे तैयार रहना है। तो हमने एक चीज क्या देगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार था वो कब समाप्त किया गया? भारत के साथ तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। लेकिन अगर पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक शर्तों को पूर्णता कब समाप्त किया गया, तो पूर्णता कब समाप्त किया गया था? चार्टर एक्ट 1833। पूर्णता समाप्त होने का अर्थ क्या है? सभी देशों के साथ बैन कर दिया। ये हो गया क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी व्यापारिक शर्तों को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के द्वारा। 3 एक्ट हो गए ना इसके पूरे। एक तो बंगाल के गवर्नर जनरल को हमने क्या बोल दिया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फिर हमने क्या बोला? विधि आयोग की स्थापना कर दी। और विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड मैकाले। विधि आयोग में कितने सदस्य थे? 4। फिर अगला, कंपनी के जो व्यापारिक शक्ति थे वो पूर्णतः समाप्त कर दी, यानी सभी देशों के साथ व्यापार को समाप्त कर देगा। अब उसका कार्य भारत में केवल क्या रह गया था? शासन करना। अगला पॉइंट हम क्या देख सकते हैं इस अधिनियम की विशेषताओं में? 3 पॉइंट आगे। चौथा पॉइंट जो जाएगा हमारा वो क्या जाएगा? धारा 87 जुड़ी। ये जो धारा 87 है किसकी धारा है? 1833 के अधिनियम की एक धारा। 87 क्या बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी और क्या होंगे? अधिकारी होंगे, वो किसके आधार पर रखे जाएंगे? प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। किसके आधार पे? प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को बढ़ते समय जाति धर्म लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। कि धारा 87 कब किस अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी? चार्टर एक्ट 1833। सिंपल सा हम बोल देंगे ना कि हमने देखा कि एक धारा जोड़ी गई थी किस एक्ट में? 1833 के चार्टर एक्ट में। अब ये जो धारा 87 है क्या बोलती है कि अगर कंपनी का कोई भी महत्वपूर्ण पद भरना हो, अगर कंपनी का कोई भी महत्वपूर्ण पद भरना हो, महत्वपूर्ण पद का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसको किस आधार पर भरा जाए? प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरा जाए। ये बोला गया था ना कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को किस आधार पर भरा जाए? प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरा जाए। और प्रतियोगी परीक्षाओं को करवाते समय किसी भी भारतीय व्यक्ति के साथ क्या हो? भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो किस आधार पर हो? चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और लास्ट इसमें जो विशेषता निकल के आई थी वो क्या आई थी? 1843 में दास प्रथा का अंत। 1843 में क्या हो जाता है? दास प्रथा का अंत। दास का अर्थ क्या होता है? सेवक का पुत्र क्या हो? सेवक ही नहीं बनेगा, वो अपनी अयोग्यता के आधार पर क्या हो सकता है? कुछ और पद ले सकता है ना, जिसके लायक हो उस तरह के पद में जा सकता है। विशेषता जोड़ी गई थी इसकी
5। कितनी विशेषता आ गई? 5। हल्का सा हिंट दो, पहला हमने क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल क्या बोल दिया? भारत का गवर्नर जनरल। ये शुरुआत ही हुई थी ना यहाँ से कि बंगाल के गवर्नर जनरल को हम क्या बोल देंगे? भारत का गवर्नर जनरल। और किसको बनाया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। उसी के बाद अगले साल हमने क्या निकाल दिया था? विधि आयोग। कौन सा आयोग? विधि आयोग। कब बना? 1834 में। और विधि आयोग में अगर हम सीधा उसको कनेक्ट करके देखें, लाइनों को जोड़ के देखें, तो विधि आयोग में कितने सदस्य थे? 4। और विधि आयोग क्या जोड़ती है? धाराएं। अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या ले सकते हैं हम? एक धारा जुड़ गई। कौन सी धारा? 87। और वो 87 धारा क्या बोलती है? कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरा जाए, और उन प्रतियोगी परीक्षाओं को भरते टाइम किसी भी भारतीय व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। और किसके आधार पर ना किया जाए भेदभाव? जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नहीं। बस ये। और अगला पॉइंट कि व्यापार को, अगला क्या था? व्यापार कि जो क्या था? कंपनी व्यापार कर रही थी अन्य देशों के साथ, उनको भी पूर्णतः समाप्त कर देगा। तो हम क्या बोल देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक शक्तियों को लगभग पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। जैसे तो बोल देंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक शक्तियों को पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब उसका काम केवल क्या रह गया था? भारत पर शासन करना। और लास्ट जुड़ेगा उसमें कि किस प्रथा का अंत हो गया था? दास प्रथा का। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843। इसके बाद जो अगला एक्ट चलेंगे हम, लास्ट एक्ट, वो कौन सा हो जाएगा हमारा? 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1853। इससे पहले जो एक्ट आया था उसमें हमने क्या देखा था कि प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो हो नहीं पाए थे। तो अब क्या हो जाएंगे? प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ। सीधे सीधे हम क्या बोल देंगे? प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ। प्रतियोगी परीक्षाओं का और ये प्रतियोगी परीक्षाएं किसकी होंगी? ICS, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन सिविल सर्विस, और हिंदी में भारतीय नागरिक सेवा। भारतीय नागरिक सेवा और इंग्लिश में हो गया इंडियन सिविल सर्विस। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ। प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ अगर डायरेक्ट आता है ना कि प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ भारत में किस अधिनियम द्वारा हुआ था, तो किस अधिनियम द्वारा हुआ था? 1853 के द्वारा हुआ था। और प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ जब किया गया था, कब? 1853 में। तो ये प्रतियोगी परीक्षाएं केवल कहां पर आयोजित की जाती थी? पहले लंदन में। कहां होती थी? लंदन में होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके कब क्या हुआ कि पहली बार जो ये ICS की परीक्षा पास की थी वो किस भारतीय ने की थी? 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे, जबकि परीक्षा कब से आयोजित हो रही है? 1853 से। लेकिन पहली बार कोई भारतीय इस परीक्षा को कब पास कर पाया? 1863। तो कितने वर्ष लग गए थे? लगभग 10वें वर्ष में कोई भारतीय इसको क्या कर पाया था? पास कर पाया था। तो अगर पूछा जाता है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और दूसरे जो व्यक्ति हुए थे वो कौन हुए थे? 1920 में किसने पास की थी परीक्षा? सुभाष चंद्र बोस। 1920 में परीक्षा किसने पास की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और कौन से रैंक थे इनके? 4th रैंक थे। कौन सी रैंक आई थी? 4th रैंक आई थी। किस परीक्षा में? ICS की परीक्षा में। इन्हीं के चयन को देखते हुए उनके मन में क्या आया कि भारत में भी क्या है? योग्यधारी व्यक्ति। तो इनको चयन प्रक्रिया के लिए लंदन ही क्यों बुलाया? ये एक क्या होना चाहिए? प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ कहां पर भी होना चाहिए? भारत में भी होना चाहिए। और इसी के बाद 1922 में पहली बार जो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी कहां पर हुई थी? भारत के इलाहाबाद में, जब सुभाष चंद्र बोस का क्या हो गया था? यहां पे चयन हो गया था। और कौन सी रैंक आई?
4th रैंक। और कुछ टाइम बाद किसमें भी शुरुआत कर दी थी, दिल्ली में भी। तो प्रतियोगी परीक्षाएं भारत में इलाहाबाद और दिल्ली में ही आयोजित की जाती है और पहली बार कहां की गई थी, इलाहाबाद में 1922। एक विशेषता तो ये होगी कि प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ। दूसरा हम बोल सकते हैं कि 12 सदस्यीय एक कमेटी गठित की गई थी या जोड़ी गई थी, जिसको क्या नाम दिया गया था, 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। सीधे क्या लिख सकते हैं, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद, विधान परिषद, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर काउंसिल, लेजिस्लेचर काउंसिल, काउंसिल। और ये जो विधान परिषद का गठन किया गया था, इसमें कितने सदस्य रखे गए थे, 12 सदस्य। कितने सदस्य, 12 सदस्य। और एक कई बार ऐसी लाइन आती है ना कि 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, इस टाइप से था। उन 6 में से 4 के लिए क्या हुआ था, निर्वाचन में। उन 4 को क्या दी गई थी, वीटो पावर। लेकिन इतना लंबा नहीं जाएंगे, हम यहीं पे खत्म कर देंगे। तो बहुत है तो कि विधान परिषद का गठन, या सीधा आ सकता है कि 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किस अधिनियम द्वारा किया, किस अधिनियम द्वारा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी अधिनियम बनाए वो क्या हो गए, समाप्त। अब कल जो हम अधिनियम पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो कितने चार्टर एक्ट पढ़े हमने टोटल, पहला जो चार्टर एक्ट था 1793, दूसरा, अगला और लास्ट, यही चार्टर एक्ट थे ना। टोटल आज हमने जो चर्चा की थी वो कितने एक्टों पे की थी, 4। तो पहला कौन सा था, उसमें क्या था इस एक्ट में, शाबाश। दूसरा 13 याद करो, कंपनी का भारत के साथ व्यापार का अधिकार है तो बंद कर देगा, केवल पूर्वी देशों के साथ। बिल्कुल सही, पहला पॉइंट ये ले सकते हो। एक तो बता दो कंपनी, तो कंपनी जैसे वर्ड बोल रहे हो तो कंपनी का अधिकार भी तो बढ़ा था। तो पहला पॉइंट क्या बोलेंगे हम, कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ेगा, एक। दूसरा, ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। तीसरा, 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार कंपनी को दिया गया। और लास्ट पॉइंट, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बंद कर दिया। और किसके साथ कर सकते हैं, पूर्वी देशों के साथ। तो 4 बातें थी ना। 1833, इसमें पहला तो एक क्या हो गया, 33, एक जैसी डिजिट है। तो अधिकारी को क्या किया गया था, शक्ति अधिक, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा। दूसरा, और वो जनरल को क्या बना के दे दिया, विधि आयोग। सीधे तो बोलेंगे हम कि गवर्नर जनरल को क्या बना के दे दिया, भारत के गवर्नर जनरल को विधि आयोग। कब बनाओ, 34 में। अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। और यहीं से अगर कनेक्ट करके चलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, विधि आयोग क्या बनाती है, धाराएं। तो कौन सी धारा जोड़ दी, 87। तो धारा 87 क्या बोलती है, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरा जाए और उन परीक्षाओं को करवाते समय किसी भी भारतीय के साथ कोई भेदभाव नहीं। ये बात तो बोली थी इन्होंने। और लास्ट पॉइंट हमने क्या बोल दिया था, 43 में, 1843 में दास प्रथा का ये चले थे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कितने पॉइंट निकले थे, 4। अगर यहाँ पे आएंगे तो 2 पॉइंट आएंगे। पहला, यहाँ तो प्रयास किया गया था प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने का। यहाँ क्या हुई थी, प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ हुई थी, जिसको हम किस नाम जानते हैं, ICS। और पहली बार किस भारतीय ने परीक्षा पास की है, सुरेंद्रनाथ टैगोर। और फिर 1920 में सुभाष चंद्र बोस। ये तो पढ़ा हमने। और लास्ट अगला पॉइंट, 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए। ये विधान परिषद के 6 नए सदस्य जोड़े गए। इस टाइप की लाइन होती है। बस खत्म। किसी को कुछ पूछना है, एक बार चेक कर लो।